ऑस्टिन ने भाषाई विश्लेषण में बहुत बड़ा योगदान दिया अपने परफॉर्मेटिव के सिद्धांत के द्वारा। और उनका दूसरा जो बहुत बड़ा योगदान है वो है स्पीच एक्ट। भाषाई विश्लेषण में उन्होंने, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम सारा चिंतन करते हैं, तो भाषा का एक्ट है क्या, स्पीच एक्ट क्या है, ये उनका बहुत बड़ा दूसरा योगदान जो आज है भाषा के दर्शन में, वो बहुत बड़ा योगदान है। इसकी आवश्यकता इनको क्यों पड़ी? इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था परफॉर्मेटिव और कॉन्स्टेंटेटिव, इन दोनों का भेद बनाने के लिए कुछ नियम भी दिए थे। वो हमने देखे, वो तो हम देख चुके हैं सारे 3 नियम इन्होंने दिए। लेकिन बाद में जब ये भाषा का विश्लेषण करने लगे, भाषा तो ऑर्डिनरी भाषा तो बहुत बड़ी है, दार्शनिक भाषा की बजाय ऑर्डिनरी भाषा जो है वो बहुत विस्तृत है और उसके व्याकरण के बड़े बड़े वाक्य हैं सारे के सारे। तो वो जो भेद इन्होंने बनाया था कॉन्स्टेंटेटिव का और परफॉर्मेटिव का, वो भेद धुंधला पड़ना शुरू हो गया। लोगों को बड़ी दिक्कत पड़ गई कि हम एक एक सेंटेंस को कैसे पहचाने कि कॉन्स्टेंटेटिव है या परफॉर्मेटिव है। तो ये धीरे धीरे ये भेद जो था ये बहुत डिम पड़ता गया और इसलिए ऑस्टिन को खुद ये दिक्कत पड़ गई। उन्होंने खुद ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे भाषा में से कि जिनको ये तय करना मुश्किल है कि ये कॉन्स्टेंटेटिव है या परफॉर्मेटिव है। बहुत से उदाहरण दिए हैं वैसे तो उन्होंने, उन उदाहरणों में हम नहीं जाते ज़्यादा, लेकिन एक या 2 उदाहरण हम देखते हैं बस। उन्होंने कहा जैसे हम एक कहते हैं बात कहते हैं हमारी टीम खेल रही है और वो टीम बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और एंड में हम कहते हैं हुर्रा हुर्रा। हुर्रा का मतलब शाबाश शाबाश शाबाश। अब ये जो वाक्य हमने बोला एक सेंटेंस में, एक शब्द में एक वाक्य पूरा कर दिया, हुर्रा, शाबाश, आपको शाबाश, बधाई है आपको। तो ये वाक्य कैसा है? ये कॉन्स्टेंटेटिव है या परफॉर्मेटिव है? तो है तो ये परफॉर्मेटिव, क्योंकि एक्शन एक परफॉर्म हुआ है और उस परफॉर्म के एक्शन के लिए हमने उसके बाद स्टेटमेंट जो दिया है उसमें परफॉर्मेटिव कि तुम जीत गए हो, परिस्थिति सारी इसमें सामने आ गई है कि टीमें खेल रही हैं, खेल का मैदान है, उसमें संघर्ष चल रहा है और सारा चित्र हमारे सामने आ गया। हुर्रा वही करेगा जो सारे चित्र को देखेगा, सारे को समझ जाएगा, तब तो उस हुर्रा को एंजॉय करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन इसमें परफॉर्मेटिव के जो 3 नियम बनाए थे इन्होंने कि फर्स्ट पर्सन में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, जो भी सारे नियम बनाए थे वो एक भी नियम पालन नहीं हुआ इसमें। परफॉर्मेटिव का कोई नियम पालन नहीं हुआ, फिर भी ये जो वाक्य है इसको हम परफॉर्मेटिव ही वाक्य है ये। तो अगर हम परफॉर्मेटिव कहते हैं तो हम कहेंगे कि बिना नियम के भी सेंटेंस बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, 1-2 नहीं, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने भाषा से लिए। एक और भी उदाहरण उन्होंने लिया, उस उदाहरण में भी उन्होंने यही देखा कि भाई हम कैसे इसको क्या कहें, इसको हम वाक्य को जो है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण अपने निकाल करके हमारे सामने रखे और फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी उलझन है
जो भाषा के बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी इसमें चकरा जाते हैं कि हम इसको क्या माने हैं, इसको हम परफॉर्मेटिव कैसे कहें इसको, जबकि एक परफॉर्मेटिव के नियम पालन नहीं कर रहा। और अगर कर भी रहा है कहीं वो नियम पालन, तो इनफेलिसिटी आ जाती है, यानी और तो ठीक तरह से या तो नियम लागू नहीं हो रहे, उन नियमों में कहीं दोष आ रहा है। और या फिर वो नियम गलत तरीके से लागू हो रहे हैं। इसको उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मिसफायर। जो हमारे वाक्य की शैली है, सेंटेंस को छाटने की शैली है कि ये कॉन्स्टेंटेटिव को, वो कहीं ठीक तरह से नहीं हो रहे, तो इसलिए फिर इनको ये कोशिश करनी पड़ी कि भाषा में कहीं ना कहीं एनालिसिस करने में कुछ कमी रह गई है। भाषा का ठीक प्रकार से एनालिसिस नहीं हुआ है हमारी उस थ्योरी के अंदर, तो उसके लिए उनको स्पीच एक्ट की थ्योरी बनानी पड़ी। हम अपनी स्पीच को किस तरह से रेगुलेट करें, हम अपनी स्पीच जो है उसको किस तरह से नियमित करें, नियमबद्ध करें कि ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सही रूप से कॉन्स्टेंटेटिव को और परफॉर्मेटिव को अलग अलग पहचान सकें, कोई पहचानने में दोष ना रहे किसी तरह का भी। तो उसके लिए उन्होंने एक बात कही, लैंग्वेज जो हमारी है उसमें जो भी हम कहते हैं, बोलते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीच। तो बोलना, कहना, अभिव्यक्त करना, किसी आदमी के सामने कोई चीज़ प्रस्तुत करना, ये भी एक क्रिया है। स्पीच इज एन एक्ट। आप क्रियाओं को अलग अलग देखें तो स्पीच की तरह से क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है। जैसे रोटी खाना एक क्रिया है, गाना गाना एक क्रिया है, इसी तरह से बोलना भी, स्पीच भी एक तरह की क्रिया है। उस क्रिया को हमें ठीक तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये जो क्रिया है इसमें कैसे वाक्य बनेंगे और कैसे इन वाक्यों को हम पहचानेंगे और क्या क्या हमारी विधि होगी। कई बार हम भाषा के बोलने में भी गड़बड़ कर जाते हैं, उसकी वजह से कुछ का कुछ अर्थ निकल आता है। अब इन्होंने कहा ना, मैं तो अंग्रेज़ी से एग्ज़ाम्पल दूंगा क्योंकि मैं ऑक्सफोर्डियन हूँ, लेकिन आप हिंदी की एग्ज़ाम्पल देखो। एक जगह वो एक आदमी बैठा हुआ था, सर्वेंट बैठा हुआ था, उसके मालिक ने कहा कि भाई जा कर के बाज़ार से अमरूद ख़रीद लाओ। वो कहने लगा जी साइकिल तो वो जो हमारा चपरासी था वो ले गया है, उसके बाद भी मैं बाज़ार जाऊंगा। तो मालिक ने कहा कि सारे यहाँ लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, उनको अमरूद खिलाने हैं, तुम साइकिल का इंतज़ार कर रहे हो, पैदल ही चले जाओ, कुछ कर लो। तो फिर उसने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ। तो मालिक ने उससे कहा कि अगर साइकिल ना आई तो क्या करोगे फिर? तो उसने कहा जी देख लेंगे। अब वो देख लेंगे जो शब्द बोला उसका, उसकी ट्यून अलग अलग हो गई। उसने कहा जी देख लेंगे, तो मालिक ने समझा धमकी दे रहा है कि जो साइकिल लेके नहीं आया तो उसे मैं अच्छी तरह देख लूँगा। कह तू झगड़ा करेगा उससे, तेरी ऐसी तैसी मारा थप्पड़ एक। तो उसने कहा जी देख लेंगे का मतलब मेरा ये रहेगा कि नहीं आएगी तो फिर देख लेंगे, जैसे भी जाना होगा। तो भाषा में हमारी बहुत गलतियां हो जाती हैं, इस कारण से हम उसको संपादन को भी कई बार कुछ का कुछ समझ जाते हैं, संपादन नहीं समझते। तो हमें भाषा के विश्लेषण को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सारी भाषा को, वैसे तो उन्होंने बहुत उदाहरण दिए, एक दो नहीं,
कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, कहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होता, उसके बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने, अंग्रेज़ी के ही दिए, क्योंकि वो शुरू में उन्होंने कह दिया था कि मैं ऑक्सफोर्डियन इंग्लिश में ही बात करूँगा, दूसरी भाषा में नहीं, इसलिए दिक्कत पड़ जाती है हिंदी में उन उदाहरणों का। मेरे पास 3 कलम हैं, तो अंग्रेज़ी में कहोगे मेरे पास नहीं कहो पेश, यहाँ हिंदी में तो नियर हो गया पास माने, और वहाँ हो गया मैं आई हैव। तो इसलिए हिंदी वाले जो हैं, जो इस दर्शन को, ऑस्टिन के दर्शन को जब हिंदी में लाते हैं, तो जो टेक्निकल एग्जाम्पल हैं वो अंग्रेज़ी की देनी पड़ती हैं, उसका अभिव्यक्ति हिंदी में कर देते हैं, लेकिन एग्जाम्पलें वहीं से लानी पड़ती हैं। तो ऐसे ऑस्टिन ने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो अंग्रेज़ी की दी हैं सारी अपनी, कि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ भाषा के बोलने का कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे ये शब्द इन्होंने कहा ना, हुर्रा, तो एक ही शब्द से एक सेंटेंस बन गया। ऐसे बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं, जैसे हमने वाह वाह कह दिया इनको, या कुछ और कह दिया, ओह कह दिया हमने, तो ओह के कहने से ही पता लग गया कि कोई बढ़िया काम हुआ है, और कोई बढ़िया काम हुआ है तो उसका संपादन भी बढ़िया हुआ है। एंड में जाकर उसका जो परफॉर्मेंस है उसका हैप्पी, क्योंकि ये उसको नहीं मानते, TNC, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी को नहीं मानते, सत्ता सत्य को, ये हैप्पी और अनहैप्पी, तो हैप्पी उसका एप्लीकेशन हुआ है। तो ऐसी सेंटेंस बहुत मिल जाएंगी आपको, इन्होंने बहुत सारे दिए, बहुत मिल जाएंगे बात। तो अब इन्होंने कहा कि हमें भाषा को जो देखना है तो सिरे से देखें, जड़ से शुरू करें हम। तो पहला हमारा यही होगा कि बोलना भी एक क्रिया है, स्पीच इज़ एन एक्ट। अब स्पीच को भाषण भी कह दो, चाहे बोलना भी कह दो हिंदी में कुछ भी, लेकिन इन्होंने स्पीच का ही शब्द किया कि स्पीच एक्ट है। और इस स्पीच की एक्ट को समझने के लिए कि इस एक्ट के द्वारा हम क्या क्या चीज़ें व्यक्त करते हैं, हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कि, मैं और से। 3 शब्द हैं, कि, मैं और से। इन 3 शब्दों को हम समझेंगे। तो पहले तो है कि, उसको इन्होंने कहा वाक शैली। लोकेशनरी एक्ट। वाक्य शैली में क्या है, हमारे इस वाक्य की, जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, उस वाक्य की क्या आकार है, कैसा आकार है, तो की। फिर उस जो हमने कहा है, उस जो कहा है उसमें कुछ क्रिया हुई है, जो हमने कहा है किसी क्रिया का वर्णन हुआ है, तो होगा वाक्य की, नहीं वाक्य में। अब वाक्य में कुछ कहा गया है, वाक्य नहीं है, वाक्य तो हमने कर दिया सिर्फ कि इस वाक्य की रचना इस तरह की है। अब ये इस वाक्य में, तो हमने जो कुछ कहा है उसमें हमने हमारी जो कहने की क्रिया है, स्पीच एक्ट, उसमें कुछ कहा गया है, ये मैं आ गया। और फिर जो हमने कहा है, उस कहा से कुछ प्रभाव पैदा हुआ है। तो की, मैं और से, इन 3 चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हम स्पीच एक्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इन तीनों के नाम इन्होंने रखे। एक का नाम रखा वाक शैली, लोक्यूशनरी, अंग्रेज़ी में इलोक्यूशन का मतलब है बोलना, तो लोक्यूशनरी एक्ट एक नाम रखा। एक का नाम रखा इलोक्यूशनरी, ये है कर्म वाक्य। कर्म वाक्य जो हैं उनको हमने कहा इन्होंने और तीसरा जिसका प्रभाव इन्होंने कहा, प्रभाव वाक्य कौन से होते हैं, कि जो कुछ हमने बोला उससे क्या प्रभाव पड़ा, उसको उनका प्री लोक्यूशनरी। तो 3 तरह के इन्होंने क्रियाएं सारी बना करके हमने हमारे सामने रखी। अब हमें इन तीनों क्रियाओं को अच्छी तरह से अगर हम समझेंगे, तब तो हम भाषा को समझ पाएंगे।
और अगर हमने इन 3 क्रियाओं को नहीं समझा तो हमें एक एक वाक्य को इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वाक्य दिए हैं, क्योंकि ये उदाहरण के द्वारा ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं ऐसी एक एक चीज़ को। तो बहुत सारे उदाहरण दे करके इन्होंने कहा कि हमने ये जो वाक्य बोला इसमें वाक्य शैली ये है, यानी इस वाक्य की रचना क्या है, ये वाक्य कैसे बोला गया है, किस तरह से इसके अंदर उच्चारण हुआ है, ये हमने पहला कह दिया लोकुशनरी। तो एक एक वाक्य को उठाते जाओ, उसका देखते जाओ। फिर उसमें कहा कि उस वाक्य में कुछ कहा गया है। अब इनके सामने 2 चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि मैं सिंपल सेंटेंस में आई कहूँगा और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में कुछ कहूँगा, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे आ गए, आई स्टेट दैट। अब यहाँ आई स्टेट जो है ये तो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। आई स्टेट दैट आई वेंट टू बॉम्बे, ये पास्ट टेंस में हो रहा है। तो आधा हिस्सा हो गया इस शैली के अंदर जो कॉन्स्टेंटेटिव है। और जब मैं कह रहा हूँ आई स्टेट है जी, आई रिजॉल्व दैट, तो आई रिजॉल्व तो हो गया प्रेजेंट में, रिजॉल्व कुछ हो गया सारा का सारा। तो हमें ऐसे सेंटेंस जो हैं वो बहुत परेशान करने वाले सेंटेंस हैं, उसमें हमें देखना पड़ेगा हमने जो बात कही उसका क्या रूप है, उसका क्या स्वरूप है। ग्रामेटिकली भी समझना पड़ेगा, एनालिटिकली भी समझना पड़ेगा, और फिलोसफिकली तो अभी कोई आता ही नहीं, फिलोसफिकली तो बाद में आएगा। अभी तो हमें दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर हमने जब ये कहा कि आई से दैट, तो उसमें कुछ आगे कहा गया। मैं ये कहता हूँ कि मैंने फुटबॉल खेली, मैं ये कहता हूँ कि मैंने भाई को अंगूठी दान कर दी। तो उसको इस तरह कहना पड़ेगा कि वो भी प्रेजेंट टेंस में बने और फर्स्ट पर्सन से अटैच हो जाए किसी तरह से। तो सारे सेंटेंसेस को इस तरह ढाल के लाना पड़ेगा, सारे जो सेंटेंस हैं। इलोक्यूशनरी इनको कहा, यानी कर्म जो हमारे हैं उनको वाच्य कर्म क्रिया हम लाने पड़ेंगे। फिर उसका कुछ प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। अगर क्रिया का प्रभाव नहीं हुआ तो केवल वो शब्दों का बोलना है, वो कोई क्रिया नहीं है। स्पीच एक्ट वो होगा जिसका कोई ना कोई प्रभाव पड़े, सुनने वाले पर पड़े या जो वहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों पर पड़े। तो उसको इन्होंने कहा प्रभाव कर्म की क्रिया, प्रीलोक्यूशनरी सारी के सारे। अब तीनों हिस्सों में एक एक वाक्य को बांटना पड़ेगा हमें सारा। सबसे पहले हमारे पास आती है वाक्य शैली। वाक्य शैली साधारण भाषा में हम जब अंग्रेज़ी भाषा पढ़ते हैं तो वाक्य शैली साधारण ऑर्डिनरी लैंग्वेज में प्रयोग होती है। कौन से शब्दों पर एक्सेंट ज़्यादा दिया जाएगा, कौन से शब्दों पर एक्सेंट कम दिया जाएगा, हैं जी। ही इज़ द मैन टू बी वॉच्ड। अब यहाँ हमने इज़ पर एक्सेंट दिया, ही इज़ द मैन, तो यहाँ इज़ का मतलब हो गया ओनली दिस मैन इज़ टू बी वॉच्ड। अब हमने इसको बदल दिया, ही इज़ द मैन, तो हमने कहा इसी बात में इस आदमी पर ही ध्यान रखना है अपना। तो एक्सेंट इस तरह से बदलने के बाद हम भाषा के अर्थ बदल जाते हैं। हम भाषा में क्या कहना चाहते हैं, तो भाषा की शैली देखनी पड़ेगी हमें शैली को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है हमारी एक्सेंट की। हम किस तरह से एक्सेंट में लगा रहे हैं, कौन सा हम ऊंचा बोल रहे हैं, कौन सा नीचे बोल रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा कि हमने कहाँ जोर दिया, कहाँ जोर नहीं दिया। तो वाक्य शैली को समझाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि वाक्य शैली में कहाँ कहाँ अंतर पड़ जाते हैं, और वाक्य शैली के अंतर से एकदम हमारे सारे के सारे अर्थ ही बदल जाते हैं। भाषा का एनालिसिस, इसलिए भाषा का एनालिसिस करते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि हम शब्दों को किस तरह से बोलें।
इसको हम कहते हैं बोलने वाला और सुनने वाले का एक रिपोर्ट बन जाना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ सुनने वाले को वही समझ में आया, जो मैं कहना चाहता हूँ वही उसकी समझ में आया। मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ और समझ जाए, तो फिर ये भाषा वाक्य शैली में कहीं डिस्टर्बेंस है, वाक्य शैली में कहीं कहीं दोष है हमारे। तो हमें देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी बात समझाना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उस कम्युनिकेशन में हमारी कहाँ गड़बड़ी रह गई है। कई बार ऐसे बहुत सारे इन्होंने ऐसे उदाहरण दिए, जैसे मैंने हुर्रा का बताया कि इन्होंने बहुत सारे, एक दो ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो हैं उनमें एक वाक्य ब्यूटी। अब यहाँ मैंने उसकी ब्यूटी की प्रेज जो बात की है, तो यहाँ मैंने केवल एक बात कही है जो सत्य और असत्य तो हो सकती है, लेकिन परफॉर्म कुछ नहीं हुआ। तो एक्सक्लेमेटन तो है यहाँ, लेकिन इलोक्यूशन नहीं है, परफॉर्मेटिव भी नहीं है। तो सारे के सारे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस परफॉर्मेटिव हों ये भी ज़रूरी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटिव भी हो सकते हैं। तो कहते हैं हमें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी ऐसे वर्ब की, जिन वर्ब को हम तैयार करें कि ये इन वर्बों के बोलने से हमें भाषा में जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको हम ठीक तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर ये होगा कि हमने जो बात की है उस बात के अंदर जो बात कही गई है वो कुछ परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। आई से दैट आई bequeath माई रिंग टू माई ब्रदर। तो पहले मैंने कहा आई से, ये एक एक्ट हो गया, एक एक्ट ये हो गया, मेरा कहना जो है एक एक्ट है। और इसके बाद जब मैंने कहा तो ये परफॉर्मेटिव हो गया, वही जो। तो इसमें वाक्य में जब हम इस तरह से बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि ये वाक्य जो है परफॉर्मेटिव वाक्य हो गया। इसी तरह जब मैं प्रभाव उसका देखूंगा कि जो प्रभाव मैं उत्पन्न करना चाहता था अपनी बात से, कि मेरी बात सुनते ही लोग हिर्रा ताली बजानी शुरू कर देंगे, आई एक्सेप्ट दिस वुमन एज माई वाइफ, तो लोग उधर से कहना शुरू करेंगे ब्लेसिंग ब्लेसिंग। लेकिन अगर वो नहीं कह रहे इस तरह की, उसका प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ, मेरे वाक्य से प्रभाव कर्म उत्पन्न होना चाहिए। तो अगर वो प्रभाव जो मैं उत्पन्न करना चाहता नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरे कहने में कुछ कमी रह गई है, मेरा स्पीच एक्ट कहीं कहीं डिफेक्टिव रह गया है। तो इसलिए तीन जो कंसेप्ट हैं, इन तीनों कंसेप्टों को हमें विस्तार से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम इनको करेंगे बाद में, क्योंकि लंबे चौड़े काम हैं, एक दिन और लगाएंगे इसमें, कि भाषा को स्पीच एक्ट को करने के लिए ये तीन रूप जो हैं भाषा के, इनको हमें तीनों को विस्तार से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला तो सीधा साधा लोक्यूशनरी, हमारी वाक्य शैली क्या है, तो उसमें से शैली देखनी पड़ेगी। दूसरा हमारा काम करना पड़ेगा जो इलोक्यूशनरी एक्ट है, कि उस शैली के अंदर क्या कहा गया है, जो कहा गया है उसको उस पर आग्रह करना पड़ेगा, वहाँ एम्फेसिस करना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो ये संपन्न हुआ है, वहाँ निष्पादनता आनी चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। और फिर जब हमने परफॉर्मेंस किया है, उस परफॉर्मेंस का प्रभाव क्या हुआ है, प्रभावी कर्म देखने पड़ेंगे। तो प्रीलोक्यूशनरी देखना पड़ेगा। तो पहले हम सबसे पहले वाक्य शैली को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हम काम शुरू करेंगे कल, और कल ही इसको ख़त्म कर देंगे तीनों को। वाक्य शैली में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, इसके 3 या 4 जो लक्षण हैं, और जो हमारा इलोक्यूशनरी है उसके जो नियम है 4-5 वो होने चाहिए। तो हम नियम बता के ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसको लंबा नहीं करना। हाँ, ये है कि ये पूछ लेंगे उससे कि भाई ओमवीर से और डिटेल करना है तो बताओ, एक दिन और बढ़ाएं इसको, नहीं तो कल ही ख़त्म कर देंगे हम।